अमित शाह का जो मिनिस्ट्री का नीचे है, वो अमित शाह जैसा डायरेक्शन दे रहे वैसा दिल्ली पुलिस काम कर रहे हैं। असल जो कल्प्रिट्स है, जो बीजेपी का लीडर्स है, संघ परिवार है, जो आरएसएस जो लोग है उसमें जो शामिल था, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग वो मुसलमान को इसमें वो जो बिल्कुल ये दंगे में वो लोग जो फंसा हुआ है उन लोगों को और जो सीए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने के लिए ये मौका ले रहे हैं। हम लोग डेली न्यूज़पेपर देखा है तो ये मुसलमान अरेस्ट हो गया, वो मुसलमान अरेस्ट हो गया, ये अरेस्ट हो गया, एक भी हिंदू अरेस्ट हो गया करके एक न्यूज़पेपर में भी नहीं आया था अभी तक। कितना मुसलमान जेल का अंदर है, कितना हिंदू और संघ परिवार लोग जेल का अंदर है, रिपोर्ट कर लो। नहीं है उनका ऊपर क्या क्या सेक्शन, हिंदू जो संघ परिवार के ऊपर कितना जो 124 ये लगा दिया, यूएपीए केसेस लगा दिया, बता दो। लेकिन यहाँ मुसलमान के ऊपर केस पर केस और यूएपीए के ऊपर यूएपीए 124 ऐसा करके जा रहे हैं, तो कैसा है ये हमको मालूम होने के लिए ये हम लोग ये सूचना पूछा है, लेकिन ये सूचना भी तैयार कर देने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं हूं आपके साथ नजम अख्तर। दिल्ली को लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिसको सुलझाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। जो लोग दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हीं लोगों को चार्जशीट में नाम को दाखिल करके उन्हीं लोगों को मुजरिम बनाने पर तुली हुई है। जी हाँ, आज एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, उनके नाम को भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे में चार्जशीट में दाखिल कर दिया है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, एक ऊंचे पद पर व्यक्ति डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, उनका नाम दिल्ली दंगे की चार्जशीट में दाखिल करना कितने बड़े सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े करता है? ये आपका जो सवाल से ही उसका एटीट्यूड हमको मालूम हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस जैसा एसके और इलियास साहब को चार्जशीट में जुड़ा है, वैसा बहुत सारे इनोसेंट लोगों को इसमें जुड़ा है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी यहाँ चल रहा है करके ये साबित हो गया है। ये एक बहुत बड़ा एक मिसाल भी है। इसको हम लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तरफ से ये ऐसा जो दिल्ली पुलिस ऐड किया है उसको हम लोग कंडेम किया है। उसको हम लोग जो दिल्ली पुलिस ऐसा नाइंसाफी करके भी हमारा एक स्टेटमेंट भी दिया था। जी, क्योंकि सर इस दिल्ली दंगे के दौरान हमने ये देखा है कि जो लोग सवाल कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया है। अगर बात करूं खालिद सैफी की, सफूरा जरगर की, इशरत जहां की, ये वो नाम थे, ये वो स्टूडेंट थे जो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहे थे और उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा मेन दिल्ली दंगे का आरोपी बनाकर के पेश किया गया है। इन्हें किस तरीके से देखते हैं आप? ये क्या है, असल में एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट का नीचे नहीं है, बल्कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह का जो मिनिस्ट्री का नीचे है, वो अमित शाह जैसा डायरेक्शन दे रहे वैसा दिल्ली पुलिस काम कर रहे, ऐसा हमको लग रहे। ये इतने लोग आप अभी नाम लिया था, सफूरा जरगर और कुछ लोग अभी जो हमारा एसके और इलियास साहब, बहुत सारे लोगों को वो केस में जुड़ा है। इसका वजह ये था, ये सीएए प्रोटेस्ट जो डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरियत तरीके से हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट दिया था उसका हिसाब से जो कर दिया था, वो लोग को अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जो दिल्ली दंगे के नाम में ये सीएए प्रोटेस्टर्स को भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। ये उन लोगों को जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था ना, इसको वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब लोगों को वो लॉकडाउन किया है, लेकिन इतना सारा नाइंसाफी करने के लिए पुलिस कुछ लॉकडाउन की नहीं किया था।
ये क्या है, वो लोग ये दिल्ली पुलिस ये दंगा का मुद्दा लेकर असल जो कल्प्रिट्स है, जो बीजेपी का लीडर्स है, संघ परिवार है, जो आरएसएस जो लोग है उसमें जो शामिल था, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग वो मुसलमान को इसमें वो जो बिल्कुल ये दंगे में वो लोग जो फंसा हुआ है उन लोगों को और जो सीएए प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने के लिए ये मौका ले रहे हैं। क्योंकि सर मैं यहाँ भी ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पीएफआई की तरफ से दिल्ली पुलिस से कई सारे सवाल पूछे गए, एक 35 सवालों की लिस्ट आप लोगों ने तैयार की और उसमें से 5 सवालों का जवाब जो है दिल्ली पुलिस द्वारा दिया गया है। अगर मैं यहाँ पूरी डिटेल से जानना चाहूँ, वो 35 सवाल क्या थे और वो 5 सवाल क्या हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया है? ये क्या है, ये हमारा सवाल को ये जाने से पहले उसका जो सिचुएशन में बताना चाहता हूँ। ये रायट्स के बाद जो उसका जो मार्च में इमीडिएटली लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन को यूज करके पुलिस बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना भी शुरू किया है, मुसलमान को टारगेट भी करना शुरू किया था। लेकिन क्या है, वो संघ परिवार लोगों को कुछ टच नहीं किया था। और नीचे ग्राउंड लेवल में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो दंगा जो वहां खत्म हो गया, उसके बाद पॉपुलर फ्रंट का तरफ से भी, पॉपुलर फ्रंट एक लीगल एड हेल्प डेस्क हम लोग वहां साबित किया था, जो कानूनी सहायता कमेटी को साबित किया था, उसमें ये 10-15 वकील लोगों भी हम लोग काम किया था। हमारा तरफ से, हमारा जो हेल्प डेस्क का तरफ से हम लोग 32 कंप्लेंट दे चुके हैं। ये 32 कंप्लेंट एफआईआर जो कन्वर्ट हो गया या नहीं हमको मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सारे कंप्लेंट जो शिकायत पुलिस को तरफ से पुलिस को पहुंचा गया है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया क्या एफआईआर, ऐसा किसी को मालूम नहीं है। और दूसरा क्या है, वो लोग जो एफआईआर जो दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने का वक्त एफआईआर में जो किनको बिल्कुल नाम नहीं है वो लोग को अरेस्ट करना भी शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी ये कर रहे हैं। इसलिए हमको क्या जानना चाहिए, ये ओरिजिनल एफआईआर क्या था, ये जो वो लोग रजिस्टर करने का वक्त ओरिजिनल एफआईआर क्या था, ओरिजिनल एफआईआर में क्या क्या सेक्शन वो लोग लगा दिया था, ये हमको जानना चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत कोशिश किया है, वहां का जो कोर्ट में हम लोग अप्रोच किया था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के वजह से कोर्ट में काम नहीं है, कोर्ट में अप्रोच नहीं हो रहे, कोर्ट में सिर्फ बेल एप्लीकेशन सुन रहे हैं। कॉपी एप्लीकेशन सेक्शन को हम लोग गए तो वो पटियाला हाउस कोर्ट में कॉपी सेक्शन में कोई भी नहीं है, ये एफआईआर को हम लोग देख नहीं सकते। ये हमारा जो पब्लिक को जो ये जानना चाहिए, ऐसा क्या एफआईआर है, कितना एफआईआर हो गया है, कौन कौन उसमें अक्यूज्ड है, किन किन को अरेस्ट हो गया करके हमको मालूम होना है, लेकिन वो मालूम नहीं हो रहे। ये वकील लोगों को भी जानने के लिए नहीं होता है। हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक्सेस भी नहीं है हमको। और इसके अलावा क्या है, ये रायट केसेस का, जो दंगे केसेस का कितना केस हो गया, कौन कौन अरेस्ट हो गया करके पुलिस जो मीडिया में दे रहे वही न्यूज था। वो न्यूज भी क्या है, बहुत सारे गलत न्यूज भी है। अभी देखेंगे तो एक मार्च महीना में एक न्यूज आया था और मई महीना में न्यूज आया था, एक न्यूज आया था पुलिस का तरफ से 1300 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया बोलकर। उसका एक दूसरा न्यूज हम लोग देखेंगे तो वो दूसरा न्यूज में आ रहे हम लोग 3000 लोगों को डिटेन किया बोलकर आ रहे हैं। ये क्या सच्चाई है हमको मालूम नहीं हो रहे। ये क्या है, इतना बड़ा दंगा हो गया है, ये लोगों का सामने एक क्लियर पिक्चर होना है। इतना एफआईआर है, इतना एफआईआर में ये इतना लोग अरेस्ट है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का जो पीआरओ, दिल्ली पुलिस का जो पीआरओ, उनका नाम है ये एमएस रंधावा। ये एमएस रंधावा साहब ने मई 16 को वो एक न्यूज में दे रहे, हम लोग दोनों तरफ अरेस्ट किया करके बता रहे। हम लोग दोनों तरफ अरेस्ट किया, मुसलमान की तरफ भी अरेस्ट किया, हिंदुओं को तरफ भी अरेस्ट किया। हम लोग ये कुछ भी हम लोग पक्षपात नहीं किया है, हम लोग बहुत न्यूट्रल काम कर रहे हैं, हम हॉनेस्टी करके बोल रहे हैं। ये हॉनेस्टी करके बोल रहे हैं तो वो साबित होना है ना। हम लोग डेली न्यूज़पेपर देखा है तो ये मुसलमान अरेस्ट हो गया, वो मुसलमान अरेस्ट हो गया, ये अरेस्ट हो गया, एक भी हिंदू अरेस्ट हो गया करके एक न्यूज़पेपर में भी नहीं आया था। इसके बाद क्या क्या है, हम लोग पॉपुलर फ्रंट में इसके बारे में एक चर्चा किया, हमारा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में हम लोग चर्चा किया। मई महीने में हम लोग इस मुद्दे को लेकर, ये कोविड पैंडेमिक के वजह से कितना बड़ा जुल्म हो रहे दिल्ली में, ये कितना बड़ा नाइंसाफी हो रहे करके हम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी हम लोग किया था। वो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग, हमारा एक चेयरमैन का स्टेटमेंट भी था, पॉपुलर फ्रंट का चेयरमैन वाईएम सलाम साहब का एक चेयरमैन भी स्टेटमेंट भी था। वो दिल्ली पुलिस ऐसा बोल रहे हम लोग न्यूट्रल है,
हम लोग दोनों तरफ अरेस्ट किया है, हम लोग पक्षपात नहीं कर रहे करके बोल रहे हैं, तो दे शुड एस्टैब्लिश, वो लोग साबित करना है, हम लोग कितना प्यूर करके साबित करना है। लेकिन ऐसा साबित करने के लिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ मीडिया का रिपोर्ट है, क्योंकि हम लोग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद क्या हो गया है, टाइम्स में एक इंटरव्यू हो गया। टाइम्स में एक इंटरव्यू में बीजेपी का एक नेता उसमें बता रहे, और दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करके बता रहे, क्या बता रहे, नहीं अभी तक 1500 लोग अरेस्ट हो गया है दंगे के लेकर, उसमें 800 मुसलमान है, 700 हिंदू है करके बता दिया। फिर हमारा तरफ से एक एडवोकेट उसमें शामिल हो गया, शामिल होकर उन्होंने वो उसका जो एक्सपोज किया, क्या एक्सपोज किया, अगर हम लोग दोनों तरफ केस फाइल हो गया करके हम लोग मानेंगे, तो भी मुसलमान का तरफ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, वो 124 ये सेडिशन में वो लोग अरेस्ट कर रहे हैं, यूएपीए जो काला कानून में अरेस्ट कर रहे हैं, वो लोग को जेल भेज रहे हैं, वो लोग को बहुत दो तीन मर्तबा पुलिस कस्टडी लेकर बहुत 2-3 केसेस उनके ऊपर डाल रहे हैं, उनको बेल फाइल किया तो बेल को वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लेकिन बल्कि दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे तो अगर मान लो 700 हिंदुओं को वो लोग अरेस्ट किया है, संघ परिवार और आरएसएस का जो जोड़ दिया है, वो लोगों को जो दंगे का नाम में अरेस्ट किया है करके रखेंगे, वो लोग का ऊपर क्या केस था, बहुत माइनर चार्जेस, वेरी वेरी लीनियंट सेक्शंस उसमें था, उसमें बहुत सारे केसेस में पुलिस स्टेशन में स्टेशन बिल दे दिया था। और उसके बाद एक जो नीचे लेवल में हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट, ये पूरा मैं जो बता रहा हूं हमारा जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट आ रहे हैं, अगर हिंदुओं के ऊपर जो आरएसएस संघ परिवार के ऊपर ये दंगा का केस में आर्म्स एक्ट लगा दिया तो भी, हथियार का जो कानून लगा दिया तो भी, उस केस में 10-15 दिन के अंदर वो लोग जेल से छूटकर बाहर आ रहे हैं। वो क्यों, इसका वजह क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इट मींस दिल्ली पुलिस उसको अपोज भी नहीं कर रहे, ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे, इसलिए बाहर छूट कर आ रहे। देख लीजिए इस तरफ देख लो, सफूरा जरगर का केस देख लो, सफूरा जरगर का केस में क्या हो गया, अभी जो हाईकोर्ट में जो बेल मिल गया वो दूसरा बात है, लेकिन उससे पहले क्या हो गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में सफूरा जरगर का केस आया था। सफूरा जरगर का केस आने का वक्त उसमें सफूरा का तरफ से एडवोकेट खड़े हो गया, आर्ग्यूमेंट किया, फिर प्रोसिक्यूशन का तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उनके साथ आईओ वो केस में, सिंस ये इट इज यूएपीए केस, ये यूएपीए केस होने के वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक एसीपी लेवल होना था, वो एसीपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उसमें शामिल था, वो अपना तरफ पेश कर रहे हैं, लेकिन चौथा नाम उसमें है, चौथा लोग भी उसमें ऐड किया, ये रिकॉर्ड है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे थिंग्स में बोल रहा हूं रिकॉर्ड का हिसाब से। आप सफूरा जरगर का जो पटियाला हाउस का जो हाउस कोर्ट में जो बेल डिसमिसल ऑर्डर देखेंगे तो उसमें मालूम हो जाएगा, पिटिशनर का तरफ से एडवोकेट है और प्रोसिक्यूशन का तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, आईओ है, एसीपी है, एसीपी के साथ उनके ऊपर जो अधिकारी है डीसीपी अपीयर हो गया। वो डीसीपी कोर्ट का सामने अपीयर होने का वजह क्या है, इट मींस दे आर इन्फ्लुएंसिंग द कोर्ट आल्सो। ये साबित, ये यहां साफ साफ यहां देख रहे, एक आदमी एक केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे एसीपी, वो काफी है रिपोर्ट देने के लिए। ये सफूरा जरगर केस में पटियाला हाउस कोर्ट में उनके ऊपर जो एसीपी का ऊपर जो अधिकारी who is not a part of the investigation, वो वहां खड़े होने का वजह क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अनडू इन्फ्लुएंस। जो पुलिस को, जज को, जो कोर्ट को ये क्या कर रहे हैं, एक माहौल बनाना वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक सिचुएशन वहां वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये है वहां का हाल। और दूसरा बात देखेंगे तो पुलिस कस्टडी ले रहे, ये क्या क्या है, ये नॉर्मली मैं बताना चाहता हूं, दो चीज यहां में, क्योंकि ये मैं पूरा बोल दिया तो हम लोग क्यों सवाल पूछा करके मालूम हो जाएगा। ये क्या है देख लीजिए, ये पुलिस केस फाइल कर रहे हैं, इससे पहले 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बता दिया है, ये क्या था, जिस केस में, जिस एफआईआर में 7 साल सजा मिल सकता है, अगर मान लो वो केस साबित हो गया, मान लो वो केस साबित हो गया तो उनको 7 साल सजा मिल जाएगा, 7 इयर्स पनिशमेंट मिल जाएगा करके मान लो, ऐसा वाला केसेस में उनको वो अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाके रिमांड करना जरूरी नहीं है।
7 इयर्स पनिशमेंट तक पुलिस स्टेशन में जो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने तौर पर बेल दे सकते हैं, जमानत दे सकते हैं, जमानत देकर छोड़ सकते हैं करके बोल रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, मुसलमान को पकड़ 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 के जो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो वहां से सेक्शन लगाया था, वो लोग को क्या कर रहे हैं, लेकर आके मजिस्ट्रेट को रिमांड करके, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके उनको रिमांड करके जेल के अंदर भेज रहे हैं। इस तरफ देख लो, जो संघ परिवार लोगों को पुलिस स्टेशन में जेल मिल रहे, अगर हथियार का कानून वो लोग लागू किया तो भी उन लोगों को 10-15 दिन के अंदर कोर्ट में बेल मिल रहे। इसका वजह क्या था, वो लोग पुलिस का तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इस तरफ जबूरा जरगर ऐसा लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक अंडू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो लोग बहुत बड़ा एक जो 10-15 पेजेस का ऑब्जेक्शन रिपोर्ट वो लोग फाइल कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक सिचुएशन बना रहे। ये छोटा अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट है तो भी उनको डिटेन करने का, उनको रिमांड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, ये लोग रिमांड करके जेल भेज रहे। बहुत सारे लोग जेल का अंदर है, कौन कौन बाहर आया था, कौन कौन, ये लोग बता रहे हैं। हम लोग न्यूट्रल करके बोल रहे, न्यूट्रल करके बोल रहे तो प्लीज पब्लिश योर वाइट स्टेटमेंट। हम लोग हिंदू का तरफ से इतने लोगों को अरेस्ट किया, हम मुसलमान का तरफ से इतने लोगों को अरेस्ट किया, हिंदुओं के तरफ इतने लोग जेल का अंदर है, इतने लोग बेल मिल गया, मुसलमान का तरफ से इतने लोग अंदर है, इतने लोग बेल मिल गया, इनका तरफ से क्या क्या सेक्शन लगाया, हिंदुओं का तरफ से क्या क्या सेक्शन लगाया, साबित आप पब्लिश करो न्यूज़पेपर में, आप पब्लिश करो, वो रिपोर्ट पब्लिश करो। तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, मुसलमान के तरफ वो लोग बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे, हिंदुओं को बहुत ईजी छोड़ रहे। ये मैं क्या क्या बोल रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा एक मिसाल हम लोग देख सकते हैं। दंगा जो खत्म होने का वक्त में 27 फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट को ये केस जा रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ये मिडनाइट में ये केसेस को सुन रहे। ये केस को सुनकर वो बता रहे क्यों जो बीजेपी लीडर्स को अरेस्ट नहीं कर रहे, वो हेड स्पीच कर रहे, उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे करके बोल रहे। लेकिन वो क्या है, पुलिस का तरफ से जो बता रहे, प्रोसिक्यूशन बता रहे, सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव। ये अभी का जो हाल सही नहीं है, उन लोगों को अरेस्ट किया तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को ऊपर एफआईआर दर्ज करना या नहीं करना, हमको रिसर्च करने के लिए, हमको स्टडी करने के लिए 4 हफ्ता वक्त चाहिए करके वक्त ले रहे। लेकिन मुसलमान का तरफ से एफआईआर होते रह रहे, उन लोगों को अरेस्ट कर रहे, घर घर जाके राइड मार रहे, अरेस्ट करके लेके जाके वो लोग को जेल में डाल रहे, पुलिस कस्टडी ले रहे। मुसलमान को 1-2 केसेस में क्या है, सिर्फ एक टाइम कस्टडी नहीं है, 2-3 मरतबा पुलिस कस्टडी ले रहे और उन लोगों के उनको हरासमेंट करके स्टेटमेंट ले रहे। ये है वहां का जो ग्राउंड का हालात। इस सिचुएशन में जो पुलिस का जो पीआरओ बता रहे, वी आर वेरी न्यूट्रल, हम लोग क्या है दोनों तरफ अरेस्ट कर रहे करके। इसलिए क्या है, वो जो टाइम्स नाउ का इंटरव्यू में हमारा एडवोकेट जो बीजेपी का जो लीडर बता रहे, उस वक्त में हमारा जो पैनल का एडवोकेट जो बता दिया था, ये पूरे चीज अभी जो आपका सामने में रखा था, वो पूरी चीज उसमें रखा। वो क्या हो गया है, टाइम्स ने उनको साइडलाइन किया था ये पूरे करने के वक्त, ये है चल रहा है। उसके बाद हम क्या है, हम लोग ये पूरा हम लोग 34 क्वेश्चंस, ये 30 पर 4 क्वेश्चंस हम लोग करके वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन सूचना अधिकारी है, वहां का एडिशनल डीसीपी, है वहां का जन सूचना अधिकारी, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, उनको हम लोग जो भेज दिया था पिछले 19 तारीख को, हम लोग जून 19 तारीख को एक 34 सवाल करके हम लोग भेज दिया था। उसका जवाब अभी कल हमको मिला था। वो 34 सवाल में सिर्फ वो लोग 5 सवाल को जवाब दे दिया है, बाकी सवाल को जवाब नहीं दिया था। इसका वजह क्या था, दे वांट टू हाइड समथिंग एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट समबडी एल्स फॉर सम रीजंस। वो लोग छुपाना चाहते हैं, जो इसका जो छुपाना, इफ यू आर क्लीन यू कैन पब्लिश, वो लोग पब्लिश भी नहीं करना चाह रहे। हम लोग आरटीआई से पूछेंगे तो वो लोग नहीं देना चाह रहे। हम लोग एक आरटीआई फाइल किया है, उसमें 5 सवाल को वो लोग जवाब दिया था। क्या क्या जो मैं आंसर में बता रहा हूं, ये क्या बता दिया था, दंगे को लेकर टोटल 754 एफआईआर, 700 जो 54 एफआईआर वो लोग 754 एफआईआर फाइल किया था करके एक जवाब मिला है। और हम लोग क्या पूछा था, हर पुलिस स्टेशन में कितना एफआईआर फाइल किया था करके पूछा था, नहीं मिला। और दूसरा क्या है, इसमें वो लोग बता दिया था, हम ये पूछा था, ये 754 एफआईआर में वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन होता है ना, वो पुलिस स्टेशन में कितना एफआईआर का जांच हो रहा है,
और कुछ एफआईआर को वो लोग क्या है और स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया था जांच करने के लिए। कुछ एफआईआर को वो लोग क्राइम ब्रांच के तरफ जांच के लिए ट्रांसफर किया था। ऐसा कितना एफआईआर को ट्रांसफर किया था करके पूछा था। उसका एक जवाब मिला है, क्राइम ब्रांच को वो लोग 61 एफआईआर को वो लोग ट्रांसफर किया था। उसके बाद हम पूछा है स्पेशल सेल को कितना एफआईआर आप लोग ट्रांसफर किया करके पूछने का वक्त वो बता दिया था, आंसर फॉर द ये इसको क्या बता दिया था वो लोग, इसका जो जवाब है, जो पहला क्वेश्चन को क्या जवाब दिया था वही जवाब है इसको। इसका मतलब क्या है, जो क्राइम ब्रांच को 61 एफआईआर जो ट्रांसफर किया था वही एफआईआर को करके ये बता रहे। टोटल 754 एफआईआर में 693 एफआईआर ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वो लोग जांच कर रहे हैं, बाकी सिर्फ 61 है। 61 में हम लोग को एक क्लियर कट डिवीजन नहीं मिला, क्राइम ब्रांच कितना जांच कर रहे, स्पेशल सेल कितना जांच कर रहे करके वो लोग ये डिवीजन नहीं दिया था, दोनों मिलकर एक दिया था। ये एक एफआईआर का जो डिटेल्स दिया तो भी इसमें एक कमी है। और नेक्स्ट हम पूछा था हर एफआईआर में कौन कितना जो अक्यूज अरेस्ट हो गया, अक्यूज पर्सन कितना लोग अरेस्ट हो गया है, उन लोगों का नाम वगैरह दे दो करके हम लोग पूछा था। लेकिन वो लोग क्या बता दिया, कुल मिला के बता दिया। टोटल उसमें क्या है 1142 एफआईआर 42 अरेस्ट हुआ था। टोटल 754 एफआईआर है टोटल, उसमें से अरेस्ट कितना हो गया 1142 लोग अरेस्ट हो गया। हर एफआईआर में कौन कौन अरेस्ट है करके डिटेल नहीं है, और हर एफआईआर में जो अरेस्ट हो गया है उन लोगों का नाम वगैरह क्या करके मालूम नहीं है, क्योंकि वो दे दिया तो हमको मालूम हो जाएगा कितना संघ परिवार लोग अरेस्ट हो गया, कितना मुसलमान अरेस्ट हो गया करके मालूम हो जाएगा। और अलग फिर हम लोग पूरा एफआईआर का कॉपी पूछा था, क्योंकि कोर्ट में नहीं मिल रहे, एफआईआर दर्ज करने वाला पुलिस है ना, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो लोग क्या करना है असल में, इसमें दूसरा बड़ा एक नाइंसाफी हुआ है, वो मैं बोलता हूं क्या है उसमें, वो बाद में आ जाऊंगा, अभी 5th क्वेश्चन का बता के आ जाऊंगा। हम ये पूछा था उनको कितना केसेस में अभी तक चार्जशीट फाइल हो गया करके पूछा था, वो लोग बता दिया 171 केसेस, 170 पर एक केसेस में अभी तक चार्जशीट फाइल हो गया करके। हम लोग इसका पूरा कॉपी पूछा, चार्जशीट का कॉपी पूछा था, और उसके बाद एफआईआर का कॉपी पूछा था। एफआईआर का कॉपी क्यों हमको चाहिए, एफआईआर में हमको मालूम हो जाएगा क्या सेक्शन लगाया, ओरिजिनल सेक्शंस क्या था क्या है, और उसमें ओरिजिनल जो अक्यूज लोग क्या है करके हमको मालूम हो जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है, एफआईआर में नाम ही नहीं है, पूरा अरेस्ट चल रहा है, और एफआईआर में जो सेक्शन है वो सेक्शंस को दोबारा बढ़ा के वो लोग क्या कर रहे हैं, और उसको और भी सेक्शंस डाल के उसको बहुत एक बड़ा केस बनना चाह रहे हैं। वो ये पूरा मुसलमान का तरफ हो रहा है, इसलिए वो लोग एफआईआर का जो कॉपी दिया तो हमको ये पूरा साबित हो जाएगा वो लोग कितना बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं बोलकर, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा मना नहीं कर सकते बोलकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में 216 में एक केस आया था, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बता दिया था, हर एफआईआर को नवंबर 216 से लेकर हर पूरे हिंदुस्तान में हर पुलिस स्टेशन में जो हो रहे हर एफआईआर को अपना पुलिस वेबसाइट में अपलोड करना करके बोल रहे। उसमें एक्सेप्शन सिर्फ ये क्या दे रहे मालूम है, जो सेक्सुअल क्राइम है ना, जो सेक्सुअल क्राइम आ रहे वो सिर्फ सेक्सुअल क्राइम, पोक्सो में ऐसा सेक्सुअल क्राइम आ रहे उसको क्या करना है, नहीं करना है, उसमें वो अपलोड नहीं करना है। और नेक्स्ट क्या है, टेररिस्ट इंसर्जन, जो हिंदुस्तान के अंदर जो घुसकर आया था टेररिस्ट लोग, उन लोगों का एफआईआर को अपलोड मत करना है, बस इतना दो के छोड़ के बाकी पूरा अपलोड करना है। और इसमें क्या है, इतना बड़ा ये वो क्या है, वो ऑर्डर में फर्स्ट क्या बता रहे, इट इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड, सीआरपीसी जो कानून का हिसाब से ये अक्यूज्ड का राइट है जो एफआईआर हमारे ऊपर क्या है करके मालूम होने के लिए। फिर इट इज सिंस इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक को भी मालूम होना है एफआईआर क्या है करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कानून भी ऐसा है, लेकिन वो लोग एफआईआर को जो देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इसके ऊपर अपील जाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे चीज को वो लोग छुपा के रख रहे हैं। बाकी पूरा ये 34 क्वेश्चंस में 29 क्वेश्चंस को वो लोग जवाब छुपा के रखा है। क्योंकि सर हमने देखा है कि दिल्ली दंगे के दौरान चाहे बीबीसी की बात करूं, चाहे कारवा की रिपोर्ट की बात करूं, तो
हम लोगों ने भी जाकर के जो विक्टिम थे उन पीड़ित परिवार से बात की। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ नाइंसाफी की है। एक तो जिनके घर लुटे, जिनके घरों को जलाया गया, उनके परिवार में से किसी की हत्या कर दी गई और जब वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि इस शख्स ने उसकी हत्या की, उसका नाम बता कर के वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है और उल्टा धमका रही है कि अगर आपने एफआईआर लिखवाई तो आपको उल्टा अंदर कर दूंगा। तो ये किस तरीके का चेहरा है जो लोग सामने आना चाह रहे हैं, उन्हें डरा धमका करके बैठा दिया जा रहा है? ये हमारा जो हेल्प डेस्क हम लोग जो रखा था ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हेल्प डेस्क, लीगल हेल्प डेस्क, वो जो कानूनी सहायता जो कमेटी, वो उसका सामने भी ये आया था। अभी जो आप जो बता दिया था वो पूरा आया था वो। लेकिन क्या है, हमारा जो एडवोकेट का जो साथ हम लोग उन लोगों को भेज दिया, वहां कंप्लेंट वगैरह दे दिया, शिकायत दे दिया। देने के बाद क्या है, वो लोग वही मैं बताना चाहता हूँ, वो शिकायत को क्या कर रहे हैं, वो लोग एफआईआर कन्वर्ट किया या नहीं मालूम नहीं है। ये क्या है, अभी जो एक जो पुलिस का राज जैसा गुंडा राज चल रहा है। जो पुलिस जो कानून का हिसाब से काम करना है, कानून का हिसाब काम नहीं कर रहे। जो जो लोग पुलिस स्टेशन को जा रहे हैं उनको धमकी दे रहे हैं। इसके खिलाफ जो एक्शन लेना है, जो हायर ऑफिशियल्स वो चुप के रह रहे, वो क्या रीजन है, क्या वजह है, हमको मालूम नहीं है। ये क्या है, ये रोकना है, ये रोकना है। इसमें क्या है, इसको जो सही करने वाले हैं जो हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट, इसको सुमोटो लेकर उसका जो निगरानी में ये केसेस पूरा चलाना है। ये देख लीजिए, गुजरात में दंगा हो गया। गुजरात दंगा होने के बाद पहले ऐसा नाइंसाफी हुआ, उसके बाद क्या है हमको मालूम है, जो टीस्टा सेटलवात मैडम उसको क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का जो लेकर आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में वो केस चला है, उसमें जो माया गोदरानी तक वो पनिशमेंट मिला है, बीजेपी का मिनिस्टर तक उसमें पनिशमेंट मिला है। ऐसा क्या है, इसमें हमारा जो मांग क्या है, ये दिल्ली हाईकोर्ट इसको सुमोटे लेना है। दिल्ली हाईकोर्ट का जो निगरानी में ये पूरे केसेस उनका सामने आना है, पूरा केस डायरी, पूरा केस उनके सामने आना है। सामने आके दिल्ली हाईकोर्ट का निगरानी में ये केस चलाना है। ये मैं बोलने का वजह क्या है, जो पटियाला हाउस का जो एक जज है, पटियाला हाउस का कोर्ट का एक जज है, उनके नाम है ये धर्मेंद्र राणा। उन्होंने ये केस सुनने का वक्त उन्होंने जो बता रहे, इन्वेस्टिगेशन सीम्स टू टारगेटेड टुवर्ड्स वन एंड, ऐसा बता रहे। जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रहे है, एक तरफ चल रहा है करके जो पटियाला हाउस कोर्ट का जज बता रहे हैं। एक इसका मतलब क्या है, वो सबको ये मालूम हो रहे, ये हमको सबको महसूस हो रहे, ये इन्वेस्टिगेशन पक्षपात चल रहा है करके। इसको जो सॉल्यूशन क्या है, इसका जो हल कैसा निकलना है, हल कैसा निकलना है, दिल्ली हाईकोर्ट का जो निगरानी में सारे केसेस आना है। सारे केसेस आके वो सारे केसेस को दिल्ली हाईकोर्ट का स्टडी करके उनका निगरानी में पूरा जांच चलना है। अभी जो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे जो ऑफिसर्स, उसको पूरा हटाना है वहां से, पूरा नाइंसाफी का है वो हटा के जो ये हॉनेस्ट ऑफिसर से ये उन लोगों को रख के एक टीम बना के वो लोग इसको जांच किया तो ये कुछ ना कुछ उसमें हमको जस्टिस मिलेगा करके हमको एक लग रहे। ये मैं बोलने का जो वजह क्या है, जो इसमें जो नीचे लेवल में जो हम अभी मैं मेरा क्वेश्चंस को आ जाऊंगा, सवाल को आ जाऊंगा। ये इतना सारा हम लोग पूछा है, वो जो लोग क्या क्या मैटर में वो लोग हमको जवाब नहीं दिया था, सूचना नहीं दिया था। हम देखेंगे तो हम लोग क्या पूछा है, एफआईआर का कॉपी पूछा, वो कॉपी नहीं दिया था, सिर्फ नंबर दिया था। और क्या है, हर पुलिस स्टेशन में कितना एफआईआर है वो भी नहीं, हमको नहीं दिया था। और एफआईआर का कॉपी मिल गया तो उसमें अक्यूज का नाम मिलेगा हमको, और उसमें मुस्लिम कितना है, हिंदू आरएसएस लोग कितना है करके मालूम हो जाएगा। उसके बाद कितना लोग उसमें जोड़ दिया, अभी जो आप बता दिया था जो एसक्यूआर इलियास साहब को इसमें जोड़ दिया करके, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। पूरे जांच होने के बाद चार्जशीट में डायरेक्ट कैसा घुसा दिया उनको, ये कितना बड़ा नाइंसाफी है, ऐसा हमको मालूम हो जाएगा। ये पूरे स्टडी करके हमको एक रिपोर्ट बना के क्या करना है, इस तरीके से एक स्टडी रिपोर्ट होकर उसमें एक जांच का जरूरत है। नेक्स्ट अभी देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये क्या है, जो पक्षपात का बता दिया था ना, जो संघ परिवार लोगों के ऊपर जो केसेस है तो स्टेशन बेल में मिल रहे हैं।
जो मुसलमान है तो वो 7 साल का जो पनिशमेंट है, तो वो सेक्शन को क्या करना है, वो लोग वो पनिशमेंट का जो केसेस को स्टेशन बेल में देना है, लेकिन नहीं दिया था, उन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके जेल में डाल दिया था। वो भी कैसा है, जो पेंडेमिक के वक्त में क्या है, रेगुलर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, मैक्सिमम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। वो एक आदमी प्रोड्यूस करने का वक्त उनको एक वकील चाहिए, किसी को भी वकील नहीं है। वहां एक सेटअप है, क्या सेटअप है चल रहा है, वहां एक लीगल एड का तरफ से एक वकील देना है, लेकिन वकील देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो एक वकील करके जो पुलिस का तरफ से एक आदमी आ रहे हैं, पुलिस का एक तरफ से पुलिस का जो सेटअप में एक वकील आ रहे हैं, उनका नाम में उनका सामने जो खड़े होकर चल रहा है, नहीं तो वकील नहीं मिल रहा है उन लोगों को, ये चल रहा है। और तीसरा क्या है, उसमें वो लोग को रिमांड किया, रिमांड करने के बाद पुलिस कस्टडी ले रहे। वो किन को कस्टडी लिया, हिंदुओं को, जो आरएसएस वाले, जो संघ परिवार वाले को जेल से कितने मर्तबा कितने केसेस में वो लोग पुलिस कस्टडी लिया, साबित कर सकते क्या, वो लोग रिपोर्ट दे सकते क्या। और जो मुसलमान को कितने केसेस में कितने मर्तबा वो लोग जो पुलिस कस्टडी ले लिया, रिपोर्ट पेश करने दो, रिपोर्ट पब्लिक को सामने देने दो, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे दिल्ली पुलिस न्यूट्रल है, दिल्ली पुलिस हॉनेस्ट है करके हम लोग मानेंगे। तब तक कैसा, ये लोग ऐसा छुपा रहे, वो आप भी नहीं दे रहे, हम जो पूछ रहे हो इसको उसका भी हम लोग आप सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। अभी देख लीजिए, अभी बेल का जो मैटर में मैं बता दिया था, बेल में आप लोग कितना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब ये आप बता दीजिए, अभी तक कितना जो मुसलमान, कितना मुसलमान जेल का अंदर है, कितना हिंदू और संघ परिवार लोग जेल का अंदर है, रिपोर्ट कर लो। नहीं है, उनका ऊपर क्या क्या सेक्शन, हिंदू जो संघ परिवार के ऊपर कितना जो 124 ये लगा दिया, यूएपीए केसेस लगा दिया, बता दो। लेकिन यहां मुसलमान के ऊपर केस पर केस, केस पर केस, और यूएपीए के ऊपर यूएपीए 124 ऐसा करके जा रहे हैं, तो कैसा है ये हमको मालूम होने के लिए ये हम लोग ये सूचना पूछा है, लेकिन ये सूचना भी तैयार करने देने के लिए वो तैयार नहीं है।